पीटर लिंजी, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, और उन्होंने वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट इस बुक को लिखा है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए इफ यू आर एन इन्वेस्टर। एंड उन्होंने फिडेलिटी इस फंड को अप्रोक्सीमेटली 13 साल तक मैनेज किया था, और इन 13 सालों में पीटर लिंजी ने अपने इन्वेस्टर्स को 29.2% के CAGR रिटर्न्स बना के दिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इन दिस प्रूव्स दैट वो एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे। एंड पीटर लिंजी वॉज अ बिग फैन ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग होता क्या है। सिंपल भाषा में एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूँ। 1984 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था, जहां पर एक पर्सन को कैलिफोर्निया में गोल्ड मिल गया। एंड इस न्यूज के चलते सारे ही यूएस में से 3 लाख से भी ज्यादा लोग कैलिफोर्निया आके गोल्ड को ढूंढने के लिए। नाउ इन 3-3.5 लाख लोगों में से काफी लोगों को गोल्ड मिला भी होगा और वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए भी रह गए, बट सबसे ज्यादा पैसा इस गोल्ड रश में से एक कंपनी ने कमाया, जो हो जाती है लिवाइस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये लिवाइस कहां से आ गई, क्योंकि इस गोल्ड रश में जो सारे ही लोग माइनिंग कर रहे थे गोल्ड की, इस प्रोसेस में उनके कपड़े फट जाते थे। नाउ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे लिवाइस कंपनी ने डेनिम का कपड़ा मैन्युफैक्चर किया और इस डेनिम के कपड़े से जीन्स बना के इन सारे लोगों को बेचने लगी। सो यस दैट्स राइट, पहले लोग जीन्स फैशन के लिए नहीं पहनते थे, वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, तो इन सारे कामों में वो कपड़ा अच्छे से चल जाता था और फटता नहीं था, जिसकी वजह से लोग जीन्स पहनते थे। नाउ लिवाइस कंपनी ने इन 3-3.5 लाख लोगों को बहुत ही सारी जीन्स बेची और इससे लिवाइस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। एंड अगर कोई इन्वेस्टर लिवाइस में इन्वेस्ट करता तो वो एक अच्छा पैसा बना सकता था, और इसी प्रोसेस को हम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां पर एक जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा बूम हो रही है, उनके मेन प्लेयर्स में इन्वेस्ट ना करके हम कोई ऐसे सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर में हम इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी इस बूम से फायदा कर रही है, और यहां पर हम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। एंड आज के इस एपिसोड में मैं 3 करंट बूमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं इंडिया की, एंड इन 3 बूमिंग इंडस्ट्री के प्रॉक्सी प्लेयर्स कौन से हो जाते हैं जो बहुत ही अच्छे रफ्तार से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आज के इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड द फर्स्ट सेक्टर व्हिच वी आर गोना डिस्कस इज ज्वेलरी सेक्टर। इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम हो रहा है, जहां पर लास्ट 1 से 1.5 साल में कुछ प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा रफ्तार से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज सारे प्लेयर्स इस सेक्टर में अपनी सेल्स को 20 to 25% के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर हो जाता है गाइस। और इस सेक्टर के बारे में डिटेल में मैंने इस एपिसोड में भी डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। बट द मेजर रीजन बिहाइंड दिस सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, द फर्स्ट वन इज गोल्ड रेट कट, जहां पर रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की है गोल्ड में 12% से लेकर 6-5.5% तक लेके आई है, जिसकी वजह से गोल्ड ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है रिटेल कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड में डिमांड आ रही है, ज्वेलरीज में डिमांड आ रही है, और इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। द सेकंड रीजन इज वेडिंग सीजन, जो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है गाइस इंडिया की, जिसके बारे में भी डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। वेडिंग इंडस्ट्री इज द 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड इस इंडस्ट्री का साइज हो जाता है $130 बिलियन, और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियर हो जाता है गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेसेस, क्योंकि वी ऑल नो वेडिंग में कितना ज्यादा गोल्ड पहना जाता है, कितना ज्यादा गोल्ड गिफ्ट किया जाता है, एंड इसी वजह से जो ज्वेलरी रिटेलर्स है वो इस टाइम ड्यूरेशन में सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, जहां पर फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, जहां पे वेडिंग्स भी आ जाती है, 50 लाख वेडिंग होने वाली है गाइस इस वेडिंग सीजन में इंडिया में, और इसी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ ज्वेलरी सेक्टर में हमें दिख रही है राइट नाउ। द थर्ड रीजन इज अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स से ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर में मार्केट शेयर शिफ्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ GST, बिकॉज ऑफ हॉल मार्किंग, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज एज वेल, जहां पर काफी कस्टमर्स ने ऐसा देखा है कि उन्होंने जो लोकल ज्वेलर से अपना ज्वेलरी खरीदा वो फेक निकला, जिसकी वजह से नाउ पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर के पास जाते जा रहे हैं। सो ये कुछ मेजर रीजंस हो जाते हैं अभी जो ज्वेलरी सेक्टर में बूम चल रहा है उसके पीछे के। नाउ ज्वेलरी सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं टाइटन, कल्याण। नाउ छोटे प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो PNG आ जाता है, सेनको आ जाता है, थंगमाइल आ जाता है, और ये सारे रीजनल एज वेल एज स्मॉलर प्लेयर हो जाते हैं ज्वेलरी सेक्टर में जो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ यस आई एग्री दैट दीज प्लेयर्स आर डूइंग रियली गुड। कल्याण अपनी सेल्स को 37% की रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। टाइटन अपनी सेल्स को 20-25% की रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। PNG अपनी सेल्स को 47% की रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। तो सारे ही प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बट एक कंपनी ऐसी है जो एक प्रॉक्सी कंपनी है इन सारी कंपनीज की ग्रोथ की, और ये कंपनी अपनी सेल्स को 100% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। कैन यू इमेजिन? एंड दिस इज द पावर ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, जिसकी वजह से मैं ये टॉपिक आज के इस एपिसोड में डिस्कस करना चाहता हूँ, और इस कंपनी का नाम हो जाता है स्काई गोल्ड लिमिटेड। नाउ मैं अगर आपको स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल समझाऊं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये जो बड़ी बड़ी टाइटन, कल्याण, सेनको, थंगमाइल जैसी कंपनीज है, ये सारी कंपनीज स्काई गोल्ड को ऑर्डर देती है ज्वेलरीज बनाने के लिए। सो स्काई गोल्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर ऑल दिस कंपनीज, एंड यहाँ पर स्काई गोल्ड इन सारी कंपनीज को गोल्ड की ज्वेलरीज बना के देता है और पैसा कमाता है, सिंपल एज दैट। एंड अगर हम स्काई गोल्ड की बात कर रहे हैं, राइट नाउ द मार्केट
capitalization of Sky Gold is 5,700 crore. As of now, I'm recording this video on 5th of Jan 2025 and currently company 71 times के PE के आसपास ट्रेड कर रही है. Now you might be thinking that ये एक expensive PE हो जाता है and yes, I agree हो सकता है, but अगर आप ग्रोथ गाइडेंस की बात करोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया है. करंटली मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर कंपनी ने सेल की थी अप्रोक्सीमेटली 1750 करोड़ के आसपास. यहाँ पर आप देख सकते हो FY25 की सेल्स थी 1750 करोड़ एंड कंपनी चाहती है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस बाय FY27 दे वांट टू अचीव 5000 करोड़ ऑफ सेल्स एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ की सेल्स अचीव कर ली है. सो यहाँ से कंपनी बोल रही है कि वो अपनी सेल को 100% की रफ्तार से ग्रो करना चाहती है इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. सो एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट कंपनी को 71 टाइम्स का पी रेशियो दे रहा है एंड हाल ही में कंपनी ने 2 कंपनीज को अक्वायर किया है इसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो हेल्प कर सकती है कंपनी को ये सेल्स गाइडेंस को अचीव करने के लिए. कंपनी के पैट मार्जिन हो जाती है 3% के आसपास एंड गाइडेंस है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दैट ये पैट मार्जिन कंपनी 3.5% के आसपास ले जाना चाहती है एंड कंपनी के पैट मार्जिन कम ही रह गए 3.5% के आसपास ही पैट मार्जिन रह गए. नाउ यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन डिस्कस करें सो लेट्स अज्यूम दैट 5000 करोड़ की सेल्स स्काई गोल्ड कर लेती है FY27 में. सो अगर FY27 में 5000 करोड़ की सेल कंपनी करती है मल्टीप्लाई बाय 3.5% ऑफ पैट मार्जिन सो कंपनी का प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली 175 करोड़ के आसपास एंड फिलहाल का कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है वो हो जाता है 5700 करोड़. तो 5700 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें 175 से सो कंपनी फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 32 टाइम्स के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रही है FY27 के जो एक अच्छा पी हो जाता है इस 100% के ग्रोथ इंजन के लिए. नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये मैं बस आपको एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इंडस्ट्री जो हो जाता है गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड इस इंडस्ट्री का प्रॉक्सी प्लेयर हो जाता है स्काई गोल्ड जो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड इंडस्ट्री इन द लिस्ट जो हो जाती है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर. नाउ स्पेसिफिकली अगर हम हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो सारे ही हॉस्पिटल्स अपने आपको बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें 25% से अपनी सेल्स को ग्रो किया. अगर हम अपोलो की बात करें 15% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है. अगर हम फोर्टिस की बात करें 12%. अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें 13%. अगर हम पॉली मेडिक्योर की बात करें 24% से अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है. सो यस हॉस्पिटल सेक्टर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है राइट नाउ एंड कंपेयर टू निफ्टी ये सेक्टर अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो कर रहा है. साथ ही साथ अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें इंक्लूडिंग हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस तो इंडिया में हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है और इस अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट की वजह से ये सेक्टर अपने आप को 11 to 12% के CAGR की रफ्तार से ग्रो कर रहा है. बट अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर के की कंपनीज की बात करें जैसे कि HDFC लाइफ हो गया, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल हो गया, जैसे कि SBI लाइफ हो गया, जैसे कि LIC हो गया, तो इन सारे ही कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ग्रो नहीं किया है लास्ट 3 से 4 सालों की बात करें तो क्योंकि इन सारे ही कंपनीज के वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हाई. बट इसी इंडस्ट्री के प्रॉक्सी प्लेयर की बात करें तो इस प्लेयर ने इसी टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर के वेल्थ को 400% से ग्रो किया है गाइस जिसका नाम हो जाता है PB फिनटेक लिमिटेड AK पॉलिसी बाजार. नाउ अगर हम PB फिनटेक की बात करें एज ऑफ नाउ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1,02,000 करोड़ के आसपास एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट 587 टाइम्स के पी रेशियो के आसपास जो एक्सपेंसिव पी है. बट जब हम प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की बात करें स्टार्टअप्स की बात करें सो पी रेशियो इज नॉट अ गुड पैरामीटर टू इवेल्युएट कंपनीज वैल्यूएशन. ये हमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है एंड हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई है. सो कंपनी का गाइडेंस भी ये है कि आगे आने वाले सालों में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा रफ्तार से ग्रो करने वाली है जिसकी वजह से ये जो पी रेशियो है वो अभी एलिवेटेड दिख रहा है बट आगे जाके नॉर्मलाइज हो सकता है. बट अगर हम कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 48% और प्रॉफिट को 17% की रफ्तार से ग्रो किया है एंड हाल ही में कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है जिसकी वजह से ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने अपनी सेल्स को 40% से ग्रो किया है बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो तो 235% के आसपास है. एंड कंपनी सीरियसली अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है. ये एक मोनोपोली बिजनेस भी हो जाता है. ऑनलाइन पॉलिसी सोल्ड में इस कंपनी का 93% का मार्केट शेयर हो जाता है जो इसे एक मोनोपोली बिजनेस बना देता है. एंड हियर यू कैन सी कंपनी पहले लॉस में थी अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़ का लॉस, 304 करोड़ का लॉस, 150 करोड़ का लॉस, 833 करोड़ का लॉस. बट नाउ कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है 208 करोड़ के प्रॉफिट के साथ ट्रेलिंग 12 मंथ के पीरियड में. एंड कंपनी की परफॉर्मेंस Q2 FY25 में बहुत ही अच्छी थी जहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रू बाय 57%, 5450 करोड़ के इंश्योरेंस प्रीमियम ये लोग बेच रहे हैं एंड इस पे ये लोग कमीशन कमा रहे हैं. एंड अगर हम लेंडिंग डिस्बर्सल की बात करें तो यहाँ पे 2 बिजनेस हो जाता है पैसा बाजार एंड पॉलिसी बाजार. पैसा बाजार इज अबाउट लेंडिंग दैट जो कस्टमर को उधार चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए सो पैसा बाजार पे जाके ये सारे कस्टमर चेक कर सकते हैं दैट कहाँ से उनको उधार मिल सकता है, कितने % ऑफ रेट पे मिल सकता है. एंड यहाँ से अगर कोई कस्टमर लोन अप्लाई करता है तो PB फिनटेक को कमीशन मिलता है एंड लेंडिंग डिस्बर्सल इज एट अराउंड 4237 करोड़ के आसपास जो एक अच्छा नंबर हो जाता है. कोर इंश्योरेंस न्यू प्रीमियम ग्रू बाय 61% एंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस न्यू प्रीमियम ग्रू बाय 69% YOY. रेवेन्यू एज आई टोल्ड यू 44% से ग्रो हुआ है
है एंड एज ऑफ नाउ कंपनी रेवेन्यू कमा रही है 1167 करोड़ के आसपास एंड कंपनी का पैट इंप्रूव हुआ है 72 करोड़ से, जहां पर पहले कंपनी 21 करोड़ का लॉस दिखा रही थी, नाउ कंपनी 51 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पैट मार्जिन भी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए -73% से राइट नाउ 4% के आसपास। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हो जाता है, एक बार इन्वेस्टमेंट सारी हो गई, कंपनी का प्लेटफॉर्म बन गया, फिर कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता कंपनी के बिजनेस को रन करते रहने के लिए। एंड जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा कस्टमर इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उतने ही ज्यादा तेजी से कंपनी का पैट मार्जिन इंप्रूव होते जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियली बढ़ सकता है, जिसे हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। एंड ये ऑपरेटिंग लिवरेज प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो ऑनलाइन बिजनेस रहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है अपने प्रॉफिट को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने में। एंड ट्रेल रेवेन्यू ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको समझना जरूरी है। नाउ अगर पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से कोई इंश्योरेंस बाय करता है, सो द थिंग इज दैट वो कस्टमर ने आज इंश्योरेंस बाय किया, बट हर साल वो कस्टमर उस इंश्योरेंस को रिन्यू करता रहेगा। एंड जितनी बार वो कस्टमर अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करेगा, हर साल पॉलिसी बाजार उस रिन्यूअल प्रीमियम पे भी एक कमीशन अर्न करेगा। सो पॉलिसी बाजार ने एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आज इन्वेस्टमेंट किया, बट लेट्स अज्यूम दैट वो कस्टमर 5, 10, 15 साल तक उस पॉलिसी के साथ बंधा हुआ है, तो उन 5, 10, 15 सालों में पॉलिसी बाजार हर साल एक रिन्यूअल कमीशन कमाएगा, जो ये हो जाता है। एंड वो भी आप देख सकते हो बहुत ही रफ्तार से ग्रो हुआ है। एंड द थिंग इज दैट इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी को 1 रुपए का भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये जो रेवेन्यू आ रहा है 633 करोड़ का, वो डायरेक्टली कंपनी के बॉटम लाइन में जा सकता है। एंड यहाँ पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी है। 86 मिलियन कस्टमर हो जाते हैं रजिस्टर्ड कंपनी के पास, उसमें से 18.3 मिलियन ट्रांजैक्टिंग कस्टमर हो जाते हैं और 46.8 मिलियन पॉलिसी बाजार के थ्रू कंपनी ने सेल की है। और इसी के चलते कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छे से ग्रो है, जहां पर आईपीओ के बाद थोड़ा गिरा था एंड देन 300 रुपए का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली फिलहाल 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज अबाउट पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक गाइस, जो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाता है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बूम का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड इंडस्ट्री इन द लिस्ट, जो हो जाती है एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अगर हम लिस्टेड एएमसीज की बात करें तो एचडीएफसी इज देयर, यूटीआई इज देयर, निपॉन इज देयर। एंड अगर हम अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो एसबीआई इज देयर, कोटक इज देयर एंड बहुत ही ज्यादा एएमसीज हो जाती है। जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो सारी एएमसी बिजनेसेस हो जाती है। नाउ द थिंग इज दैट ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द लो पेनिट्रेशन, जस्ट लाइक इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पर सिर्फ 3 से 4% की जनता इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में इंडिया में। और ये नंबर ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहां पर लोगों को पता चल रहा है दैट बैंक अकाउंट में पैसा रख के कुछ भी नहीं होने वाला, दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, जहां पर डेट में, इक्विटीज में, गोल्ड में ये सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये नंबर ग्रो होते रहता है, ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा एएमसीज को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सारे म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सो नाउ ये सेक्टर में ग्रोथ है, बट नाउ यू एज एन इन्वेस्टर हैव टू डिसाइड दैट अगर ये सेक्टर में ग्रोथ है तो आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए। नाउ यहाँ पर आपको ये 4 या 5 कंपनीज में से डिसाइड करना है दैट कौन सी एएमसी में आपको इन्वेस्ट करना है। बट देयर इज वन कंपनी जो इन सारे एएमसी बिजनेस की ग्रोथ से डायरेक्ट बेनिफिट करती है एंड ये सारे जो कंपनीज है इनमें से ज्यादातर कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट हो जाते हैं और इस कंपनी का नाम हो जाता है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो बड़ी बड़ी एएमसीज है, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, एंड बाय द वे ये कंपनी जो 15 बिगेस्ट एएमसीज है इंडिया की, उसमें से 9 एएमसीज के साथ ये कंपनी काम करती है एंड उसके ऊपर एवरेज रिलेशनशिप इस कंपनी का इन सारी एएमसीज के साथ हो जाता है 20 साल का, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोट हो जाता है इस कंपनी के पास, जो हो जाता है स्विचिंग कॉस्ट। कोई कंपनी ने, अगर समझो कि एचडीएफसी ने कैम्स के साथ एक बार काम किया, सो सारा ही डेटा कैम्स के पास है, जो सारे ही ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैम्स के थ्रू हो रहा है। नाउ अगर एचडीएफसी को कैम्स को छोड़ के कार्वी के पास जाना है, सो ये जो डेटा है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा पूरा एंड सारा कुछ अलाइन करना पड़ेगा कार्वी के सर्वर पे एंड ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार अगर कंपनी ने एक रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट चूज कर लिया कैम्स या फिर कार्वी के बीच में, देन वो कंपनी स्विच नहीं करना चाहती क्योंकि ये एचडीएफसी के बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। और इस रीजन की वजह से कैम्स के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट हो जाता है, जो हो जाता है स्विचिंग कॉस्ट का। एंड ये जो इंडस्ट्री है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी इंडस्ट्री, ये एक ड्यूओपोलिस्टिक इंडस्ट्री है जहां पर कैम्स एंड कार्वी दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड कैम्स का बड़ा मार्केट शेयर हो जाता है 69% के आसपास। सो कैम्स इज अ बिगर प्लेयर देन कार्वी। नाउ अगर हम कैम्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 25,000 करोड़ के आसपास एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इट इज एन एसेट लाइट मॉडल। सो जहां पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हो जाता है 50% के आसपास एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है 40% के आसपास एंड दिस इज नॉट अ वन टाइम। अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं तो आरओसी इज कंसिस्टेंटली अबव 25% के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो 59, 41, 51, 53, 61, 48, 50। सो कंसिस्टेंटली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
में 35% से ऊपर रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग। एंड कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपनी सेल्स को 16% और प्रॉफिट को भी 16% से ग्रो हुआ है। एंड नाउ द थिंग इज दैट अगर आप कैम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू नो एज एन इन्वेस्टर दैट जितने रफ्तार से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होगी उतने ही रफ्तार से कैम्स ग्रो होगा, ज्यादा रफ्तार से ग्रो नहीं हो सकता। एंड आई पर्सनली थिंक जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो ऑन अ लॉन्ग टर्म इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 13 से 15% की रफ्तार से ग्रो कर रही, और इसी रफ्तार से यू कैन सी दैट कैम्स अपने आप को ग्रो करता रहेगा। सो दिस इज अबाउट द थर्ड इंडस्ट्री जो हो जाती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो जाता है, प्रॉक्सी प्लेयर हो जाता है कैम्स। एंड नाउ द थिंग इज देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड देयर आर सो मेनी प्रॉक्सी प्लेयर्स एज वेल, और इन सारे प्रॉक्सी प्लेयर्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ऑल दीज इंडस्ट्रीज एंड ऑल दीज कंपनीज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।